आज हम पढ़ेंगे यू आर अनंतमूर्ति के एक फेमस नावल संस्कार, जो 1965 में कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी गई थी और 1976 में इस नावल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। इस नावल में दुर्वासपुरा गांव के रहने वाले ब्राह्मणों की स्टोरी को दिखाया गया है। इस नावल की जो बिगनिंग है वो नारनप्पा नाम के एक ब्राह्मण के डेथ से होती है। नारनप्पा एक हेरेटिक ब्राह्मण है जो ब्राह्मणों के कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करता है और वो अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग ही जीता है, और यहाँ तक कि वो अपनी वाइफ को छोड़कर एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रहता है जिसका नाम चंद्री है। नारनप्पा के इन्हीं लक्षणों के कारण गांव के लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो अब सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, देन मैं पूरी स्टोरी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट कैरेक्टर है प्राणेशाचार्य, जो कि दुर्वासपुरा गांव का रहने वाला है और एक ब्राह्मण है। उसे ग्रंथों और किताबों की पुरानी किताबों की बहुत ही अच्छी खासी नॉलेज है, जिस कारण से गांव वाले किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए सबसे पहले उसी के पास आते हैं, और वह इस दुर्वासपुरा गांव का हेड भी है। इसने एक अपाहिज लड़की से शादी की है ताकि उसकी सेवा करके वह कुछ मोक्ष प्राप्त कर सके, और अपना जीवन यह एकदम सीधे साधे ढंग से जीता है। लेकिन आगे चल के स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे प्राणेशाचार्य का जो कैरेक्टर है, शुरुआत में जो उसका कैरेक्टर रहता है एकदम उसका अपोजिट हम देखते हैं कहानी के अंत में। सेकंड कैरेक्टर है भागीरथी, जो कि प्राणेशाचार्य की वाइफ है। थर्ड कैरेक्टर है नारनप्पा। नारनप्पा इस कहानी का एक मेन कैरेक्टर है। हालांकि इस कहानी की शुरुआत नारनप्पा के मृत्यु से ही होती है। नारनप्पा है तो एक हाई कास्ट का ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मणों वाला कोई भी लक्षण उसमें नहीं है। यही कारण है कि गांव के कोई भी ब्राह्मण उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और यहाँ तक कि वह एक प्रोस्टिट्यूट जिसका नाम चंद्री है उसके साथ ही 10 सालों से रह रहा है। इसके अलावा शराब पीना, मीट खाना और वो सारे काम जो कि एक ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए, वो सारे काम वह करता है। इसके बाद फोर्थ करेक्टर हम देखेंगे। फोर्थ करेक्टर है चंद्री, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है और नारनप्पा के साथ यह लगभग 10 सालों से दुर्वासपुरा के गांव में रहती है। इसके अलावा इस स्टोरी में बहुत सारे माइनर करेक्टर्स हैं, जिसके बारे में हम जब स्टोरी देखेंगे तब मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी। फिफ्थ करेक्टर है गरुड़ा। इसके बाद लक्ष्मणाचार्य, दशाचार्य, अब्दुल बारी और पुता, पद्मावती। ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं ये सारे माइनर कैरेक्टर्स हैं। इसमें से जो अब्दुल बारी है वह एक मुस्लिम फिश मर्चेंट है, जो आगे चलकर स्टोरी में हम देखते हैं कि यही होता है जो नारनप्पा का अंतिम संस्कार करता है। पुता जो है एक हाफ कास्ट यंग मैन है, जो कि जब प्राणेशाचार्य अपने गांव को छोड़कर जाता है तो रास्ते में पुता उसके साथ उससे मिलता है और उससे एकदम चिपक जाता है और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। और हम देखते हैं कि किस तरह से प्राणेशाचार्य इससे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। तो पुता का रोल हम कहानी के आखिर में देखेंगे। और पद्मावती जो है ये एक प्रोस्टिट्यूट है, जिसका रोल हम देखते हैं कि कहानी के आखिर में इसका रोल है। तो अब सारे कैरेक्टर्स को देखने के बाद मैं स्टोरी की शुरुआत करती हूँ। तो संस्कार जो है एक दुर्वासपुर नाम के गांव के ब्राह्मणों की कहानी है, और प्राणेशाचार्य जो है इस गांव का हेड होता है। और प्राणेशाचार्य एक बहुत ही ज्ञानी और ग्रंथों की बहुत ही अच्छी खासी उसे नॉलेज होती है। तो एक सुबह जब प्राणेशाचार्य अपने डेली रूटीन फॉलो कर रहा था, तभी चंद्री जो है प्रोस्टिट्यूट, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है जो नारनप्पा के साथ रहती है, वह अचानक प्राणेशाचार्य के घर पहुंचती है और प्राणेशाचार्य को कहती है कि नारनप्पा की मृत्यु हो गई है। तो प्राणेशाचार्य जैसे ही नारनप्पा की मृत्यु की खबर सुनता है, वह तुरंत ही बाहर निकलता है और सभी ब्राह्मणों को उसके मरने की खबर देता है, और सभी से कहता है कि जब तक कि नारनप्पा के बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक यहाँ कोई भी खाना नहीं खाएगा, और जो हम डेली रूटीन फॉलो करते हैं वो सभी अभी बंद कर दिया जाए, क्योंकि ब्राह्मणों में ऐसी मान्यता होती थी कि जब तक कि बॉडी का अंतिम संस्कार ना हो तब तक घर में कोई खाना नहीं खा सकता है, और जो भी डेली रूटीन है उसे बंद कर दिया जाता था। इसके बाद में सभी ब्राह्मण प्राणेशाचार्य के पास पहुंचते हैं जानने के लिए कि नारनप्पा का अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो नारनप्पा का अपना कोई संतान नहीं था, इसीलिए प्राणेशाचार्य सजेस्ट करते हैं कि अगर नारनप्पा का अपना कोई संतान नहीं है तो फिर उसका कोई अपना रिलेटिव या फिर गांव का कोई ब्राह्मण उसका अंतिम संस्कार कर सकता है।
नारनप्पा का दो रिलेटिव गरुड़ा और लक्ष्मणा वहीं पे मौजूद था, लेकिन दोनों ने नारनप्पा का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। इसका रीज़न यही है कि नारनप्पा का जो लक्षण था वो ब्राह्मणों वाला एकदम भी नहीं था, इसीलिए वो दोनों उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि गांव में कोई भी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके पीछे रीज़न यही है कि नारनप्पा का जो कैरेक्टर है गांव वालों को एकदम भी पसंद नहीं था और कोई भी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी बीच जब सभी ब्राह्मण आपस में डिबेट कर रहे होते हैं कि कौन करेगा अंतिम संस्कार, तभी चंद्री जो नारनप्पा के साथ रहती है वह अपने सारे गोल्ड ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी लेकर आती है और कहती है कि नारनप्पा का अंतिम संस्कार करवाने के लिए जो कुछ भी खर्च लगता है तुम लोग इस गोल्ड ऑर्नामेंट से निकाल लो। तो चंद्री जब अपने ज्वेलरी लेकर आती है तो वहाँ का पूरा माहौल ही बदल जाता है। सभी ब्राह्मण सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं कोई अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गया तो सारे गहने उसके हो जाएंगे। इसी कारण से सभी एक दूसरे को बताने में लग जाते हैं कि नारनप्पा तो बहुत बुरा और विधर्मी आदमी था। नारनप्पा के बुरे कामों को सभी उजागर करने में लग जाते हैं। तो फाइनली जब गांव वाले और सभी नारनप्पा का अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं तो दशाचार्य जो उसी गांव का रहने वाला है वो सजेस्ट करता है कि हमें प्रजातपुरा के ब्राह्मणों को अंतिम संस्कार करने के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि प्रजातपुरा के जो ब्राह्मण थे वो स्ट्रिक्टली ब्राह्मणों के नियम कानून और परंपराओं को फॉलो नहीं करते थे और नारनप्पा के साथ उनका बहुत ही फ्रेंडली सा बिहेवियर था। और जहाँ तक सोने की ज्वेलरी की बात है तो ये ज्वेलरी किसे मिलना चाहिए इसका फैसला लोगों ने प्राणेशाचार्य के ऊपर छोड़ दिया था। इतना सब होने के बाद दुर्वासपुर गांव के ब्राह्मण गर्मी और भूख को झेलते हुए 1 घंटे का सफ़र करके जब पहुंचते हैं प्रजातपुरा, तो वहां पहुंचने के बाद वो मंजया नाम के एक आदमी के घर पर रुकते हैं। मंजया उनका बहुत खुशी से स्वागत करता है और जब नारनप्पा की मृत्यु की खबर उसे मिलती है तो वह बहुत दुखी होता है और कहता है कि शायद प्लेग से उसकी जो मृत्यु है हुई है उसी से उसकी मृत्यु हो गई है। प्रजातपुरा के ब्राह्मण कहते हैं कि दुर्वासपुरा के ब्राह्मणों को कहते हैं कि एक हाई कास्ट ब्राह्मण नारनप्पा के अंतिम संस्कार करने का मौका उन्हें दिया जा रहा है, तो यह उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि प्राणेशाचार्य इस दुविधा का हल बताने के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति होंगे। जहाँ एक तरफ गांव के ब्राह्मण परिजातपुरा में थे, वहीं प्राणेशाचार्य ग्रंथों और किताबों में इस दुविधा का हल ढूंढने में लगे हुए थे। यहाँ दुविधा मतलब नारनप्पा का जो अंतिम संस्कार है वह कौन करेगा, इस दुविधा की बात मैं कर रही हूँ। इधर चंद्री भी प्राणेशाचार्य के सुझाव के लिए उसके घर पर ही वेट करती है। चंद्री नारनप्पा के साथ लगभग 10 सालों से रह रही थी और नारनप्पा के अंतिम संस्कार में हो रही देरी के कारण वह बहुत ही परेशान भी हो रही थी। इसी बीच जब प्राणेशाचार्य ग्रंथों और किताबों से कोई सल्यूशन नहीं ढूंढ पाता है, तब नारनप्पा के अंतिम संस्कार के लिए वह मारुति टेम्पल जाकर वहां भगवान से हेल्प मांगने के बारे में सोचता है। तो टेम्पल जाने से पहले उसे चंद्री का ख्याल आता है और वह चंद्री को एक मैट, ब्लैंकेट और पिलो देता है और उसके जो सारे जितने गोल्ड ज्वेलरी थे वो भी वापस कर देता है ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। इधर नारनप्पा के लाश से पूरे गांव में बदबू फैल गई थी और सभी ब्राह्मण अंधविश्वास और डर से भर गए थे, क्योंकि नारनप्पा का जो डेड बॉडी है वो अभी भी गांव में ही था और गांव के ब्राह्मण भूख से परेशान होकर प्राणेशाचार्य के पास जाते हैं। तभी प्राणेशाचार्य उन्हें अपने मारुति टेम्पल जाने की बात बताता है। टेम्पल जाते समय चंद्री प्राणेशाचार्य को फॉलो करती है और टेम्पल के सामने जो जंगल था वहीं बैठ जाती है और प्राणेशाचार्य के आने का वेट करने लगती है और बार बार अपने आप को ब्लेम करती है कि उसी के कारण प्राणेशाचार्य को इतना परेशान होना पड़ रहा है। इधर प्राणेशाचार्य भी टेम्पल से निराश होकर निकलता है, क्योंकि भगवान से उसे कोई साइन नहीं मिल पाता है कि उसे क्या करना चाहिए अंतिम संस्कार के लिए। जिस रात प्राणेशाचार्य टेम्पल से निकलकर जंगलों के रास्ते वापस लौट रहा था, उस वक्त वहाँ चंद्री भी वेट कर रही थी। फिर प्राणेशाचार्य चंद्री को जंगल में देखता है। चंद्री को प्राणेशाचार्य की परेशानी देखकर उसे उसके ऊपर दया आती है और वह प्राणेशाचार्य के पैरों में गिर जाती है और फिर उस रात दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं और दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बन जाता है।
इतना सब कुछ होने के बाद जब प्राणेशाचार्य नींद से उठता है तो खुद को चंद्री के गोद में पाता है और उसे लगता है कि वह कोई सपना देख रहा था। लेकिन फिर पूरी तरह से जगने के बाद वह चंद्री से कहता है कि गांव जाकर सबको बता दे जंगल में जो कुछ भी हुआ, क्योंकि अब उसकी हिम्मत नहीं है कि अब वह कुछ कह सके। और वह नारनप्पा का अंतिम संस्कार करने के लिए भी तैयार हो जाता है और फिर दोनों साथ ही वापस गाँव लौट जाते हैं। चंद्री गांव आने के बाद गांव वालों को प्राणेशाचार्य के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह एक मुस्लिम अब्दुल बारी जो कि एक फिश मर्चेंट है उससे नारनप्पा का अंतिम संस्कार करवा देती है और बिना किसी को बताए ही वह गांव को छोड़कर कुंडापुरा चली जाती है। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मेन पॉइंट बता देती हूँ। नारनप्पा का अंतिम संस्कार हो चुका है, इस बात का खबर ना ही गांव वालों को होता है और ना ही प्राणेशाचार्य को इस बारे में कोई खबर होती है कि नारनप्पा का अंतिम संस्कार हो चुका है। जिस कारण से गांव वाले परेशान रहते हैं कि नारनप्पा का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए और प्राणेशाचार्य भी एक डर में जीता है कि उसे जो जिम्मेदारी दी गई थी नारनप्पा के अंतिम संस्कार की उसे वह पूरा नहीं कर पाया है। तो ये जो एक मेन पॉइंट है इसे आप ध्यान में रखिए, क्योंकि अब आगे की जो स्टोरी है उसमें हम देखेंगे कि इस कहानी के सारे कैरेक्टर्स परेशान रहते हैं नारनप्पा का अंतिम संस्कार करवाने के लिए। तो इतना सब कुछ होने के बाद जब प्राणेशाचार्य नारनप्पा का अंतिम संस्कार करवाने से मना कर देता है और अपने गांव के ब्राह्मणों से कहता है कि तुम लोगों को जो ठीक लगता है कर लो, तो जब प्राणेशाचार्य कोई सुझाव नहीं दे पाता है तो दुर्वासपुरा के ब्राह्मण कैमारा चले जाते हैं वहाँ के पंडित से हेल्प मांगने के लिए। लेकिन कैमारा जाने के बाद भी उन लोगों को इस प्रॉब्लम का कोई भी सल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो इसके बाद वहाँ से वे लोग आश्रम की ओर चले जाते हैं, वहाँ के आश्रम के आचार्य से हेल्प मांगने के लिए। एक तरफ जहां दुर्वासपुरा के ब्राह्मण दुविधा का हल ढूंढने में लगे हुए थे, वहीं प्राणेशाचार्य अकेले ही अपने गांव में अपनी बीमार वाइफ के साथ था और चंद्री से क्लोज होने के बाद वह अपनी ही अलग दुनिया में डूबा रहता है। इसी बीच प्राणेशाचार्य की वाइफ भागीरथी की मृत्यु हो जाती है और प्राणेशाचार्य अपनी वाइफ का फ्यूनरल करने के बाद अपने गांव को छोड़कर चला जाता है। इधर गांव के जो ब्राह्मण आश्रम गए हुए थे, आश्रम के चीफ उनसे कहते हैं कि भले ही नारनप्पा ने ब्राह्मणों के धर्म नियम और कानून नहीं माने हो, लेकिन है तो वह एक हाई कास्ट का ब्राह्मण और यह दुर्वासपुरा के ब्राह्मणों की जिम्मेदारी है कि नारनप्पा का अंतिम संस्कार करे। अब इधर प्राणेशाचार्य दुर्वासपुरा गांव को छोड़कर निकल पड़ता है और रास्ते में उसकी मुलाकात एक हाफ कास्ट यंग मैन पुता नाम के एक लड़के से हो जाती है। प्राणेशाचार्य के पीछे पुता एकदम से लग जाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। पुता अपने गांव, फैमिली और वाइफ सबकी कहानी प्राणेशाचार्य को बताने लगता है, लेकिन प्राणेशाचार्य पुता के बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है और अपनी परेशानी और चंद्री के ख्यालों में डूबा रहता है। वह एक उलझन में फंसा रहता है इस वक्त। वह सोचने लगता है कि अगर उसे चंद्री के साथ रहना है तो उसे अपने धर्म और ब्राह्मणों के नियम कानून को त्यागना होगा। लेकिन एक तरफ उसे डर भी है कि अगर दुर्वासपुरा के ब्राह्मणों को पता चलेगा कि वह चंद्री के साथ रह रहा है तो वह उन्हें क्या जवाब देगा। एक तरफ जहाँ प्राणेशाचार्य अपनी उलझनों में फंसा हुआ था और वहीं पुता उससे बात करने में और पहेलियाँ पूछने में लगा हुआ था। प्राणेशाचार्य पुता से पीछा छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पुता से पीछा नहीं छुड़ा पाता है। इसी बीच दुर्वासपुरा के ब्राह्मण जो दुविधा का हल ढूंढने के लिए गए हुए थे वो वापस दुर्वासपुरा गांव वापस लौट जाते हैं और गांव लौटने के बाद ब्राह्मण सबसे पहले नारनप्पा का अंतिम संस्कार करने की बात को सोचते हैं। लेकिन प्राणेशाचार्य को वो गांव में नहीं पाते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद प्राणेशाचार्य नदी की तरफ गए होंगे। अभी तक दुर्वासपुरा के ब्राह्मणों को इस बात की खबर ही नहीं थी कि प्राणेशाचार्य गाँव छोड़कर जा चुके हैं और ब्राह्मण प्राणेशाचार्य के आने का वेट करने लगते हैं और डेड बॉडी के लिए स्ट्रेचर बनाने में लग जाते हैं। और इधर प्राणेशाचार्य पुता के साथ एक टाउन के फेस्टिवल में पहुंचता है जहां पुता प्राणेशाचार्य को खाने पीने के लिए फोर्स करता है और फिर पुता प्राणेशाचार्य को सजेस्ट करता है कि उन्हें एक टेम्पल में जाकर वहां भोजन कर लेना चाहिए। लेकिन प्राणेशाचार्य खाने से मना करता है और फिर दोनों साथ में कॉक फाइट देखते हैं। और फिर उस टाउन में घूमने के बाद प्राणेशाचार्य पुता से कहता है कि अब उसे दूसरे रास्ते जाना है क्योंकि उसे कुछ पैसे चाहिए और वह अपना गोल्ड रिंग बेचना चाहता है। तो फिर पुता एक गोल्ड स्मिथ के पास जाता है और प्राणेशाचार्य सिर्फ 10 रुपये में अपने गोल्ड रिंग को बेच देता है ताकि वो कुंडापुरा चंद्री के पास जा सके।
फिर वहाँ से निकलने के बाद पुता प्राणेशाचार्य को पद्मावती से मिलवाता है, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है। पुता प्राणेशाचार्य से कहता है कि उन्हें रात यहीं गुजारना चाहिए और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो कुंडापुरा के लिए निकल जाएंगे। लेकिन प्राणेशाचार्य कंफ्यूज हो जाता है इस वक्त कि एक प्रोस्टिट्यूट पद्मावती के साथ रुकना सही होगा कि नहीं, और पुता से कहता है कि पहले टेम्पल में जाकर कुछ खा लेते हैं, फिर हम यहाँ पर वापस आएंगे। टेम्पल में बहुत झिझकते हुए प्राणेशाचार्य खाने के लिए बैठता है कि कहीं उसे कोई पहचान न ले। प्राणेशाचार्य इस वक्त कन्फ्यूज़न में रहता है कि इस डर से बाहर निकलने के लिए उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे पद्मावती के साथ रात भर रुकना चाहिए या फिर कुंडापुरा जाकर चंद्री के साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए। इसी कन्फ्यूज़न के साथ प्राणेशाचार्य टेम्पल में खाना खा रहा था कि तभी अचानक टेम्पल में एक ब्राह्मण उसके तरफ देखकर बोलता है कि उसने उसे कहीं देखा है। उसके बातों से वह घबरा जाता है और तुरंत फैसला कर लेता है कि वह दुर्वासपुरा अपने गांव जाकर पहले नारनप्पा का अंतिम संस्कार करेगा और फिर गांव वालों के सामने वह सब कुछ कन्फेस कर लेगा। वह सोचता है कि उसके सामने यही एक रास्ता बचा है जिससे वह अपने डर को ओवरकम कर सकता है, क्योंकि अगर वह बिना किसी को बताए ही चंद्री के साथ रहता है तो पूरी लाइफ वह इस डर में रहेगा कि कहीं उसे कोई पहचान न ले। तो इस डर को हटाने के लिए वह गांव वालों के सब कुछ बताने के लिए रेडी हो जाता है और अचानक वह दौड़कर टेम्पल से बाहर आता है और पुता से कहता है कि उसे अभी तुरंत दुर्वासपुरा जाना है। तो पुता उससे कहता है और याद दिलाता है कि पद्मावती तो हमारा इंतजार कर रही है। तो प्राणेशाचार्य उससे झूठ बोलता है कि दुर्वासपुरा में उसके एक भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उसे अभी तुरंत निकलना होगा। तो यह सुनकर पुता कहता है कि उसे भी दुर्वासपुरा जाना है नारनप्पा से एक बिजनेस डील करने के लिए। हाँ, पुता को पता नहीं रहता है कि नारनप्पा मर चुका है। तो जब प्राणेशाचार्य को लगता है कि पुता से पीछा छुड़ाना मुश्किल है तो वह पुता को सब कुछ सच सच बता देता है और फिर तुरंत एक गाड़ी में बैठकर दुर्वासपुरा के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का यहीं पे अंत हो जाता है।